बच्चों, बीए फर्स्ट की फर्स्ट सेमेस्टर की ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा में हम पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी का चैप्टर देखेंगे, यानी भारत में जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व की बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें मानव की केंद्रीय भूमिका होती है। मानव का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, और जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो मानव भूगोल का एक मूल विषय जिसको जनसंख्या भूगोल कहा जाता है, उसके अंतर्गत हम पॉपुलेशन से जुड़ी हुई विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल और जनसंख्या भूगोल भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें मानव केंद्रीय भूमिका निभाता है, और पिछले काफी समय से जब से हम मानव को एक संसाधन के रूप में मानने लगे हैं, तब से मानव भूगोल और जनसंख्या भूगोल के अध्ययन में बहुत वृद्धि हुई है। इसका सामाजिक और जो विशेष महत्व है एक विषय के रूप में, वो बहुत बढ़ गया है। जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूपों का विश्लेषण करना इस विषय का एक मूल काम है। साथ ही साथ जो जनसंख्या भूगोल है उसमें हम जनांकीय विशेषताएं जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, कुल जनसंख्या, उसके वितरण और उसके विभिन्न जो विशेषताएं हैं, जैसे उसका लिंग अनुपात है या उसकी आयु संरचना है, इन विशेषताओं का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। ये व्यवस्थित अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि इन्हीं पर किसी भी देश का विकास आधारित होता है, और जनसंख्या का अध्ययन से उस तरह की हम नियोजन के कार्य कर पाते हैं यदि हमारे पास सही सूचनाएं होती हैं, और ये सूचनाएं डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो है हमें विश्व भर की जो जनगणनाएं होती हैं, सेंसस होती हैं, उनसे हमें प्राप्त होती है। अब जब हमें पॉपुलेशन पढ़नी है तो इस चैप्टर में कुछ ऐसे शब्द हैं जो बच्चों जिनका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। इसको समझने से पहले आप इन शब्दों का अर्थ यदि देखें तो एक शब्द है जो हमें ज्यादातर पढ़ना है, जिसको जनसंख्या वितरण कहते हैं। जनसंख्या वितरण से अभिप्राय हमारा यह है कि क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का प्रसारण किस तरह से, उसका फैलाव किस तरह से है। यदि हम देखें तो किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का जो वितरण है मूल रूप से दो प्रकार से पढ़ा जा सकता है। एक स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जब हम उसको क्षेत्र पे देखना चाहें, भारत के राज्यों की आज जनसंख्या की स्थिति कैसी है, ये यदि हम देखना चाहें तो इसको कहते हैं स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। वहीं यदि हम समय के आधार पर जनसंख्या का अध्ययन करना चाहें तो इसको कहते हैं टेम्पोरल एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हम समय के आधार पर जनसंख्या के वितरण को देखते हैं। जाहिर सी बात है, किसी स्थान पर समय के साथ जनसंख्या परिवर्तित होती रहती है, और हम हर जनगणना वर्ष के आधार पर यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या पढ़ें कि वहाँ पे 1971 में कैसी थी, 1981 में कैसी थी, 1991 में कैसी थी, 2001 में कैसी थी, और वर्तमान में किस प्रकार की है, तो इसको हम टेम्पोरल एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। दूसरा तत्व जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है उसको कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय होता है बच्चों किसी भी दो समय अवधि के बीच में जब हम जनसंख्या में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं तो जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाता है। अब जाहिर सी बात है, किन्हीं दो जो हमारी समय अवधि है उसके बीच में किसी स्थान की जनसंख्या बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, यानी सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। इन दोनों ही तत्वों को, यानी पॉजिटिव ग्रोथ इन पॉपुलेशन एंड नेगेटिव ग्रोथ इन पॉपुलेशन, दोनों को ही जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तीसरा जो आयाम हमें इस चैप्टर में देखना है उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। ये पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या का भूमि की उपलब्धता यानी उसके कुल क्षेत्रफल के आधार पर एक संख्या प्रदान करता है। ये संख्या भूमि की प्रति इकाई पर जनसंख्या के वितरण को बताता है। इसका सूत्र होता है कुल जनसंख्या को यदि हम भाग दे दें कुल क्षेत्रफल से तो हमारे पास एक संख्या आती है। जैसे यदि 2011 का
पॉपुलेशन डेंसिटी की हम बात करें तो भारत की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग वो थी 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। तो ये एक नंबर है, इस नंबर से पता चलता है कि हमारे यहाँ पर 382 लोग रहते हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर में। जाहिर सी बात है ये एक औसत संख्या है, कुछ क्षेत्रों में इससे अधिक भी जनसंख्या घनत्व है और कुछ क्षेत्रों में इससे कम भी है, लेकिन राष्ट्रीय औसत 382 है। तो वास्तव में यदि देखें तो जनसंख्या घनत्व जो है जनसंख्या के वितरण को दिखाने का एक तरीका है। जनसंख्या घनत्व में जनसंख्या के आकार और उसके क्षेत्र के बीच में एक अनुपातिक संबंध दर्शाया जाता है कि किस प्रकार का भार है कितने क्षेत्रफल पर। जाहिर सी बात है जहां ज्यादा पॉपुलेशन है और कम एरिया है वहां ज्यादा भार है, तो इसी तरह ये एक अनुपातिक संबंध की व्याख्या करता है। आगे देखें, किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या के यदि हम बदलाव को देखें तो 3 तत्व ऐसे हैं जो जनसंख्या को सीधे तौर से प्रभावित करते हैं। हम इनको पॉपुलेशन ड्राइवर्स कहते हैं। ये जो ड्राइवर्स होते हैं इसमें जन्म दर यानी बर्थ रेट, मृत्यु दर यानी डेथ रेट, प्रवास यानी माइग्रेशन, ये तीनों तत्व ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, जन्म दर होता है नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। एक वर्ष में प्रति 1000 पॉपुलेशन के पीछे कितने जन्म लेते हैं उसको हम जन्म दर कहते हैं। वहीं मृत्यु दर होती है नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, यानी प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे कितने लोग मर जाते हैं, इसको हम मृत्यु दर कहते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर जो है एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है बच्चों। ना तो जन्म लेना ना मरना किसी व्यक्ति के हाथ में है, सब प्राकृतिक है, तो इसको हम बायोलॉजिकल फिनोमिना कहते हैं। ये किसी भी देश की जनसंख्या के निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम एक चीज को कैलकुलेट करते हैं जिसको नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। यानी किसी भी स्थान की प्राकृतिक वृद्धि दर की हमें यदि जानकारी लेनी है तो हमें जन्म दर को मृत्यु दर से यदि हम घटा दें तो हमारे पास एक नंबर आता है जिसको नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि प्राकृतिक तौर पर किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या कितनी बढ़ रही है। वहीं जन्म दर और मृत्यु दर के अलावा प्रवास यानी माइग्रेशन भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट कारक है जो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को सीधे तौर पे प्रभावित करता है। अब प्रवास क्या होता है? जहां मैंने पीछे बताया कि हमारे जो बर्थ रेट एंड डेथ रेट हैं दे आर बायोलॉजिकली डिटरमाइंड, प्राकृतिक तौर पे निर्धारित होते हैं। वहीं जब हम प्रवास की बात करते हैं यानी माइग्रेशन की बात करते हैं तो ये किसी भी स्थान पर सामाजिक और आर्थिक कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं। यदि गरीबी ज्यादा है तो लोग ज्यादा प्रवास करेंगे, यदि सामाजिक हिंसा ज्यादा है तो लोग ज्यादा प्रवास करेंगे। तो इस तरह सामाजिक आर्थिक कारक हैं जो प्रवास को प्रभावित करते हैं। प्रवास वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग स्थायी या अस्थायी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। जो लोग जाते हैं या वो कहीं से आते हैं उस जनसंख्या को हम प्रवासी जनसंख्या यानी माइग्रेंट पॉपुलेशन कहते हैं। अब ये जो माइग्रेशन होता है, जैसा मैंने ऊपर बताया कि माइग्रेशन जो है वो सामाजिक आर्थिक कारकों द्वारा प्रभावित होता है। प्रवास जो है किसी भी देश की जनसंख्या में वितरण को प्रभावित करता है। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो वितरण प्रभावित होता है। लेकिन जब राज्य स्तर पर यदि हम देखें, छोटे स्तर पर यदि हम देखें तो जो जनसंख्या की वृद्धि को भी प्रवास बढ़ाता है या घटाता है, उसको प्रभावित करता है। बच्चों, जनसंख्या का अध्ययन जैसा मैंने पहले बताया कि भूगोल में हमेशा एक मूल तत्व रहा, और न केवल वर्तमान में बल्कि प्राचीन काल से जब से भूगोल पढ़ी जा रही है। एक उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो ग्रीक्स जो थे, यूनानी जो ज्योग्राफर थे, उन्होंने जनसंख्या के आधार पर विश्व को 2 हिस्सों में बांटा। एक को कहते हैं एक्यूमिन। एक्यूमिन वो क्षेत्र थे जहां जनसंख्या का भारी दबाव था, यहाँ पे अच्छी सुविधाओं के कारण बहुत ज्यादा जनसंख्या निवास करती थी। वहीं नॉन एक्यूमिन क्षेत्र वो थे जहां पर जनसंख्या जो है विभिन्न कारणों द्वारा कम होती थी
या विरल जनसंख्या मिलती थी। बच्चों, जनसंख्या के अध्ययन, उसकी गतिशीलता को समझने के लिए 1928 में आया एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी यानी जनांकीय संक्रमण सिद्धांत समझना बहुत आवश्यक होता है। ये जनसंख्या के उन मूल सिद्धांतों में से है जो जन्म दर और मृत्यु दर के संदर्भ में किसी भी स्थान की जनसंख्या के परिवर्तन की व्याख्या करते हैं। यदि आप देखें तो ये आपके सामने डायग्राम है। इसमें मूल रूप से 3 जो आपके पास लाइंस हैं जो अलग अलग चीज को इंडिकेट करती हैं। एक पॉपुलेशन ग्रोथ को इंडिकेट करती है, दूसरी डेथ रेट को, और तीसरी बर्थ रेट को इंडिकेट करती है। अभी हमने पीछे देखा कि किसी भी स्थान पर जो जनसंख्या वृद्धि है वो जन्म दर और मृत्यु दर का परिणाम है। तो यदि पहली स्टेज में देखें, जिसको हाई स्टेशनरी पॉपुलेशन कहते हैं, यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंची होती हैं, जिसके कारण जनसंख्या कम बढ़ती है। ज़्यादा पैदा होते हैं तो ज़्यादा मर जाते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है? कम जनसंख्या वृद्धि होती है। जैसे ही हम दूसरी स्टेज में जाते हैं, समाज में विकास के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ती हैं, जिसके कारण जो डेथ रेट है वो कम हो जाती है। लेकिन क्योंकि अभी सोशल अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशन, छोटे परिवार का महत्व लोगों को नहीं पता है, तो बर्थ रेट अभी भी फिनोमिनली हाई रहती है। तो यहाँ फिर उसी इक्वेशन में यदि देखें, हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, तो पॉपुलेशन तेज गति से बढ़ने लगती है। थर्ड स्टेज में यदि, जिसको हम लेट एक्सपेंडिंग कह रहे हैं, यहाँ पर डेथ रेट काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन बर्थ रेट में भी धीरे धीरे समाज में परिवर्तन, शिक्षा, विकास और छोटे परिवार का महत्व समझने के बाद जनसंख्या कम होने लगती है। जब हम चौथी स्टेज में जाते हैं तो चौथी स्टेज फिर से एक बार ऐसी स्टेज आती है जहां बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों बराबर हो जाते हैं। यहाँ पहली और चौथी अवस्था में यही अंतर है कि पहली में जहां बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो दोनों हाई थे, चौथी में बर्थ रेट एंड डेथ रेट कम है, इसीलिए इसको लो स्टेशनरी पॉपुलेशन कहते हैं। तो इस तरह बच्चों, किसी भी समाज में क्रमिक रूप में समय के साथ, विकास के साथ, विभिन्न सामाजिक आर्थिक विकास की परिस्थितियों के साथ जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर में इस तरह से परिवर्तन होता है। अब इस रेखा चित्र का जो महत्व है वो हमें इस बात से निर्धारित करना चाहिए कि जब हम आगे भारत के बारे में देखेंगे तो आपको इन सभी तत्वों के आधार पर भारत की अवस्था का ज्ञान भी प्राप्त होना चाहिए कि भारत में किस प्रकार की स्थिति है, भारत कौन सी स्टेज में आता है। अब बच्चों, सबसे पहली चीज है भारत में जनसंख्या वृद्धि। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय किन्हीं 2 समय अवधि के बीच में जनसंख्या में हुए बदलाव से है। ये बदलाव धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। जनसंख्या का देश के आर्थिक विकास से बहुत गहरा संबंध होता है और देश की कुशल और अनुकूल जनसंख्या जो है देश के विकास को मजबूती प्रदान करती है, वहीं ज्यादा और अकुशल जनसंख्या जो है देश पे बोझ का काम करती है। देश के जनसंख्या का आकार नियोजन को आधार प्रदान करता है और जैसा कि आप जानते हैं कि जो जनसंख्या है हर चीज का एक निर्धारक तत्व है। पॉपुलेशन इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल द डिसीजंस इन द कंट्री। जैसा मैंने पीछे बताया कि आपको किस चीज का उत्पादन करना है, कितनी आवश्यकता है, ये जनसंख्या के आकार पर निर्भर करता है। यदि किसी देश की जनसंख्या अधिक है तो वहां पर आपको ज्यादा चीजों का उत्पादन करना पड़ेगा, ज्यादा स्कूल बनाने पड़ेंगे। इसी प्रकार यदि किसी देश में जनसंख्या कम है तो कम चीजों के उत्पादन से भी आपका काम चल जाता है। तो यहां जानने की बात यह है कि जो पॉपुलेशन है वो एक रेफरेंस पॉइंट होता है सारे डिसीजंस के लिए। आगे देखिए, किसी भी देश में जो जनसंख्या है वो सभी जगह समान रूप से नहीं बढ़ती होती है। विभिन्न कारकों द्वारा जनसंख्या कम या ज्यादा बढ़ती होती है। अब यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत की पूरी जो डेमोग्राफिक हिस्ट्री है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के आधार पर जन्म दर और मृत्यु दर की एनालिसिस पे हम इनको 4 अवस्थाओं में बांटते हैं। पहली स्टेज जो है 1921 से पहले की है,
जब जनसंख्या मूल रूप से स्थिर थी। इस समय जन्म दर और मृत्यु दर ऊंची थी, लोगों में शिक्षा का स्तर कम था, समाज में खाद्य असुरक्षा ज़्यादा थी, जिसके कारण ज़्यादा बच्चे पैदा होते थे और ज़्यादा ही मर जाते थे, जिसका परिणाम ये होता था कि वृद्धि दर लगभग स्थिर रहती थी। 1921 से पहले की ये जो स्टेज है, इसको स्टेशनरी पॉपुलेशन की स्टेज कहते हैं। यहाँ 1911 का जो वर्ष है वो 1921 का जो वर्ष है वो जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। इससे पहले की जो भारत की जनसंख्या का इतिहास था वो अलग तरीके से था और वर्तमान और इससे आगे अलग तरह का है। दूसरा जो पीरियड है जिसको हम स्लाइट ग्रोइंग पॉपुलेशन कहते हैं, स्लो ग्रोइंग रेट है ये। यहाँ पर 1921 से 1951 तक उच्च जन्म दर, लेकिन धीरे धीरे जो मृत्यु दर है वो कम होती गई, जिसके कारण जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में शुरुआती तौर पे अंतर बढ़ने लगा। यहाँ जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती नजर आने लगी। जब हम तीसरे चरण की बात करते हैं जो 1951 से 1981 के बीच में है, यहाँ पे जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने लगी, जिसका एक मूल कारण था कि भारत ने आज़ादी के बाद से स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी विकास किया, जिसके कारण हमने मृत्यु दर पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा लिए, लेकिन जन्म दर अभी भी ऊंची थी क्योंकि भारत में अशिक्षा बहुत बड़े पैमाने पे थी और इसके कारण अंतर बढ़ता गया। एक और मूल कारण यहाँ जनसंख्या वृद्धि का तीव्र होने का था कि भारत में इस समय पाकिस्तान से बहुत सारे लोग प्रवास करके भारत आए, जिसके कारण जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने लगी। यदि हम चौथी स्टेज को देखें तो चौथी स्टेज आती है 1981 से लेकर वर्तमान तक, जब हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे इंडिकेशन है, कुछ ऐसे डेमोग्राफिक साइंस हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी जनसंख्या आने वाले समय कम होगी। हमारे यहाँ जन्म दर भी कम होने लगी है और मृत्यु दर भी पहले से काफ़ी कम है, जिसके कारण जनसंख्या के बढ़ने की जो दर है वो कम हो गई है। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है कि जनसंख्या कम नहीं हुई है, जनसंख्या के बढ़ने की दर में कमी आने लगी। ये आपके सामने 4 स्टेजेस जो अभी हमने पीछे डिस्कस की हैं वो एक डायग्राम के रूप में दिखाई गई हैं। पहली स्टेज 1921 से पहले, दूसरी स्टेज 1921 टू 51, तीसरी स्टेज फ्रॉम 1951 टू 81 और चौथी स्टेज जो है वो 81 से ऑनवर्ड्स की स्टेज है। जब आप इस लाइन ग्राफ की मदद से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की हमारी ग्रोथ रेट रही। ये आपके सामने 1901 से लेकर 2011 यानी 2011 तक का पॉपुलेशन का डेटा है। 1921 का समय देखें, जब हमारे यहाँ पास जो जनसंख्या की चेंज था, जो जनसंख्या वृद्धि थी वो 0.31 माइनस में थी। 1951 में देखें जो 13.31 हो गई, जो और आगे बढ़ के 1981 में 24.66 हो गई, और यहाँ 2011 में जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 17.64 हो गई, जो पहले की तुलना में काफ़ी कम है। तो ये आपके पास एक डायग्राम है जिसमें जनसंख्या वृद्धि को जो पीछे हमने देखी उसी को प्लॉट करके दिखाया है। अब यदि हम भारत में पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ को इस तरह से यदि हम प्लॉट करते हैं तो आप पाते हैं जहाँ पे डार्कर शेड है वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है, और जैसे जैसे कलर लाइट होता जा रहा है वैसे वैसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो आप देखें कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ ज़्यादा जनसंख्या ग्रोथ कर रही है, जैसे मेघालय है, अरुणाचल है, बिहार है। उसी तरह पूरा जो उत्तर भारत है वहाँ मध्यम तरह की जनसंख्या है, और वहीं जहाँ साउथ के कुछ जो स्टेट्स हैं वहाँ पे लो पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो अब किसी स्थान पे जनसंख्या क्यों बढ़ती है? तो जनसंख्या बढ़ने के मूल रूप से 2 तरह के कारक होते हैं बच्चों, प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। जब हम प्राकृतिक कारकों की बात करें तो स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, खनिज, जलाशय और उसकी स्थिति है। यदि ये कारक पॉजिटिव हैं, यदि यहाँ कहीं स्थलाकृतियाँ अच्छी मिलती हैं, मैदानी क्षेत्र है, तो वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। इसी तरह
अनुकूल तापमान और कम वर्षा वाले या मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। उसी प्रकार अच्छी मिट्टी, जहाँ उपजाऊ मिट्टी होती है, वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। उसी तरह खनिज पदार्थ भी यदि हम देखें तो जिन क्षेत्रों में खनिजों की बहुतायत मिलती है वहाँ पे जनसंख्या अधिक मिलती है। जल की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो निर्धारित करता है कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या किस प्रकार से रिएक्ट करेगी। यदि कोई ज़्यादा एक्सेसिबल एरिया है, उसकी स्थिति अच्छी है, तो वहाँ ज़्यादा जनसंख्या होने की संभावना है। यदि हम मानवीय कारकों की बात करें तो आर्थिक कारक, जैसा मैंने ऊपर भी बताया कि जिन जगहों पर संसाधनों की बहुतायत है वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या मिलती है। राजनीतिक कारकों में राजनीतिक शांति, स्थिरता ऐसी चीज़ है जिसके कारण ज़्यादा जनसंख्या मिलने की संभावना है। इसके बाद यदि हम बात करें तो सामाजिक आर्थिक कारक, समाज की शांति, उसकी स्थिरता जो है जनसंख्या को बढ़ाती है। और अंत में डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं जो बर्थ रेट एंड डेथ रेट हैं, जो जनसंख्या के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण है और वितरण को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त भी यदि हम देखें तो कुछ ऐसे कारक हैं जो भारत और विकासशील देशों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है जनसंख्या के वितरण में। उसमें जीवन प्रत्याशा यानी औसत रूप से लोग कितना जीते हैं, परिवार नियोजन की कमी, बाल विवाह, अशिक्षा, धार्मिक और कुछ रूढ़िवादी कारण, गरीबी का अधिक होना और साथ ही साथ प्रवास कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण जनसंख्या बड़ी मात्रा में बढ़ती है। जनसंख्या जब बढ़ने लगती है तो बच्चों एक चक्र शुरू हो जाता है, जैसे अधिक जनसंख्या वृद्धि होती है जिसके कारण परिवार का अधिक खर्च होता है, अधिक खर्च होने से कम बचत होती है, कम बचत के कारण गरीबी होती है और गरीबी के कारण अशिक्षा को बढ़ावा मिलता है और अशिक्षा फिर अधिक जनसंख्या वृद्धि को प्रमोट करती है। तो इस तरह चक्रीय रूप में जनसंख्या का चक्र चलता रहता है और ये किसी भी देश के लिए, विकासशील देश के लिए एक विकट परिस्थिति होती है। दूसरी चीज जो हमें पढ़नी है यहाँ पर वो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जैसा मैंने पीछे बताया कि ये एक आनुपातिक संबंध होता है किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या और भूमि के बीच में। हम कई प्रकार के जनसंख्या घनत्वों का अध्ययन करते हैं, जैसे अर्थमेटिक पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसमें किसी भी देश के कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग दे दिया जाता है तो एक नंबर निकल के आता है जिससे पता चलता है कि कुल क्षेत्रफल पर कितना भार है जनसंख्या का। वहीं एक एग्रीकल्चरल डेंसिटी होती है जिसमें हम कुल कृषि भूमि पर जनसंख्या के भार का अध्ययन करते हैं। साधारण तौर पर हम भूगोल के अंतर्गत गणितीय घनत्व यानी अर्थमेटिक पॉपुलेशन डेंसिटी का स्टडी करते हैं और आपकी कक्षा में भी हम इसी चीज़ की स्टडी करेंगे। तो भारत को यदि हम देखें तो मोटे तौर पे 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। वो क्षेत्र जहां अधिक जनसंख्या घनत्व है, ये वो क्षेत्र हैं जहां अनुकूल जलवायु है, उपजाऊ मैदान है, सामाजिक आर्थिक स्थिरता है, जिसके कारण जनसंख्या काफ़ी अधिक मिलती है, जिसमें बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल जैसे राज्य शामिल हैं। वहीं कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां मध्यम जनसंख्या घनत्व मिलता है, जिनमें यदि आप देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और झारखंड वाला इलाका है। वहीं कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कम जनसंख्या घनत्व मिलता है। ये वो क्षेत्र हैं जहां कठोर जलवायु मिलती है और कठोरता के कारण जीवन के लिए आदर्श दशाएं नहीं हैं। इसमें पर्वतीय क्षेत्र, द्वीप समूह और भारत के उत्तर पूर्वी राज्य शामिल हैं। यदि आप पॉपुलेशन डेंसिटी को देखें तो हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपके सामने 1901 से लेकर 1911 तक दिखाई हुई है। और जैसा मैंने पीछे बताया कि हमारी जो 2011 की पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है, जो काफ़ी अधिक है। अब यदि हम इस पॉपुलेशन डेंसिटी के मैप को देखें तो हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, आप देखें जहाँ डार्कर शेड है वहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन है। तो आप देखें कि एक पट्टी के रूप में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक सतत रूप से जनसंख्या अधिक निवास करती है। वहीं जो दुर्गम इलाके हैं वहाँ पे जनसंख्या जो है कम निवास करती है। आप देखें जम्मू कश्मीर देखें, हिमाचल देखें, उत्तरांचल देखें, अरुणाचल प्रदेश देखें, सिक्किम देखें, ये वो क्षेत्र हैं जो पहाड़ी हैं, दुर्गम हैं, जहाँ पे जनसंख्या
उतनी निवास नहीं करती, उतनी आदर्श दशाएं नहीं मिलती जितनी मध्य भारत या उत्तर के विशाल मैदान में मिलती है। आप यदि भारत के ट्रेंड को देखें तो जहां भारत में 1901 में 77 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर मिलते थे, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2011 तक 382 हो गए हैं, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल तो उतना ही है, लेकिन हमारी जनसंख्या जो है तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती जनसंख्या के कारण कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पॉपुलेशन डेंसिटी 1000 से भी ऊपर है। यदि हम बिहार को देखें तो 1102 है, उसी तरह वेस्ट बंगाल को यदि देखें तो 1029 है। ये डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत ही अधिक जनसंख्या निवास करती। अब बच्चों, इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार भारत की जनसंख्या में समय के साथ परिवर्तन हुआ। आपने ये देखा कि किस प्रकार भारत की जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी पॉपुलेशन किस तरह से ग्रो करती है, लैंड और पॉपुलेशन के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है। साथ ही साथ इस चैप्टर में आपने देखा कि किस प्रकार बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन जो है पॉपुलेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। जहां जन्म दर और मृत्यु दर, यदि हम दोनों के अंतर की बात करें तो हमें एक ऐसा नंबर प्रदान करते हैं जिसको हम नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। नेचुरल ग्रोथ का मतलब यह है कि किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक तौर पे कितनी जनसंख्या बढ़ी। वहीं यदि हम दूसरे फैक्टर की बात करें जो जन्म दर और मृत्यु दर के अलावा किसी देश की जनसंख्या को प्रभावित करता है, उसको हम कहते हैं प्रवास। तो प्रवास भी एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। प्रवास जहां सामाजिक आर्थिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है, वहीं जो आपके जन्म दर और मृत्यु दर हैं वो बायोलॉजिकली डिटरमाइंड होते हैं। तो इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चों, आपके स्लाइड पर, आपके सामने स्क्रीन पर कुछ प्रश्न हैं। ये प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप है और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप है। आपको कोशिश करनी है कि आपको अपने कॉपी में इनको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। यदि आप देखें तो बहुत साधारण से प्रश्न हैं और ये सारे वो प्रश्न हैं जो पीछे हमने अपनी क्लास में डिस्कस किए हैं। जैसे जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है। तो बड़ा ही सिंपल, दो समय अवधि के बीच में जो जनसंख्या बढ़ती है उसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या परिवर्तन के क्या तत्व हैं। तो ये जनसंख्या परिवर्तन के तीनों तत्व अभी मैंने बात की, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास है, इनके बारे में लिखना है आपको। उसी तरह विच ईयर इज नोन एज डेमोग्राफिक डिवाइड, तो मैंने आपको बताया 1921 का साल था, जिससे पहले की जनसंख्या की जो इतिहास है भारत का अलग तरीके का था, इसलिए इसको डेमोग्राफिक डिवाइड कहते हैं। जब भारत की जनसंख्या तीव्र गति से नहीं बढ़ती थी, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर थी। इसी तरह एक प्रश्न है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज रिलेटेड टू, आपको बताना है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या था और किससे जुड़ा हुआ था। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या है ये भी बताना है आपको, और किस तरह जन्म दर और मृत्यु दर में क्रमिक रूप से परिवर्तन की व्याख्या करता है ये बताना है आपको। आपको बताना है कि वाई पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया इज अनइवन, तो आपको बताना है कि क्यों क्षेत्र पर भारत की जनसंख्या जो है असमान रूप से बटी हुई है, क्यों कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा जनसंख्या है और क्यों कुछ क्षेत्रों में कम जनसंख्या है। इनके अलावा दो प्रश्न ऐसे हैं जो लॉन्ग आंसर टाइप है, जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एक्सप्लेन फैक्टर्स एसोसिएटेड विद इट। तो न केवल आपको इसमें बताना है बल्कि इसमें जो डायग्राम है वो भी आपको बनाने हैं कि किस प्रकार भारत की जनसंख्या वृद्धि है, और जनसंख्या वृद्धि का जो पीछे हमने भारत का मानचित्र देखा वो बनाना है और उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, उसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या में ध्यान देना है कि फैक्टर्स को अलग अलग एक्सप्लेन करना है जिससे आप अच्छे नंबर हासिल कर सकें। वहीं इसके अतिरिक्त यदि आप देखें तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको एक डिटेल नोट लिखना है डेंसिटी पर, यह बताते हुए कि डेंसिटी क्या होती है, क्या महत्व है। आपको ये बताने की कोशिश करनी है कि किस प्रकार भारत की जनसंख्या जो है उसका घनत्व मिलता है। तो इस तरह बच्चों इस चैप्टर में हमने पॉपुलेशन से जुड़ी हुई मूल तत्वों का अध्ययन किया। ये जो मूल तत्व हैं ये किसी भी देश के विकास का आधार होते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और हम भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते इन सभी को बहुत महत्व देते हैं। आप सभी को ये ध्यान से पढ़ना चाहिए। आपके यदि कोई सुझाव हो, आप कुछ और जानना चाहें, तो आप ईमेल के माध्यम से, जो आपकी स्लाइड पे दिखाई दे रही है, आप मेरे से जुड़ सकते हैं। आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी सुझाव हैं, मैं उनका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद।